हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली जो वीडियो थी वो इसी सेम टॉपिक पे थी, बट वो थ्रू आउट इंग्लिश में थी, तो बहुत सारे व्यूअर्स को उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जिनको कंटेंट हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में चाहिए था। तो आई होप इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स हैं एक्से प्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक्सरे प्रोडक्शन को ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम इन डिटेल उसको आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक फिलामेंट है, ठीक है। जब हम इस फिलामेंट को हीट अप करेंगे तो इस फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट होंगे थर्मोआयनिक एमिशन की वजह से। लेकिन ये जो थर्मोआयनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलेगी वो उतनी नहीं होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होके इस टारगेट मटेरियल तक पहुंच जाए। तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है तो हम टारगेट मटेरियल और इस फिलामेंट के बीच में एक हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो टारगेट मटेरियल है उसको हम उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होके टारगेट तक पहुंचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट मटेरियल के एटम से इंटरैक्ट होंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट होंगे, तो जो रिजल्टिंग वेव हमारी निकलेगी वो एक्सरे होगी। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ एक्सरे प्रोडक्शन का, इसको हम इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज कि एक्सरेज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सरेज की स्पेशलिटी क्या है, और एक्सरेज के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरे की हिस्ट्री क्या है, मींस एक्सरे कैसे डिस्कवर हुई थी, किस समय डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। ये सारा जो स्टोरी है एक्सरेज के पीछे की वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी पढ़ने के बाद में ये जो एक्सरे प्रोडक्शन का जो टॉपिक है हो सकता है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्डली हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सरेज जो है वो मेनली टारगेट मटेरियल के एटम्स के साथ ही इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और जो अलग अलग मेथड से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एंड ब्रैमस्ट्रालर रेडिएशन, ओके। तो एक्सरेज जो है वो मेनली दो प्रोसेस से प्रोड्यूस होती हैं, विच इज़ ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एंड ब्रैमस्ट्रालन स्कैटरिंग, ओके। सो ये दोनों जो मेथड्स हैं जिनसे एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है इनको हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो एक्सरेज एक्चुअली है क्या? एक्सरे एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं एक्सरेज, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर्स तक वेरी करती है, ठीक है। एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं। बम्बार्डमेंट का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन के बीम, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम है उसको टारगेट मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं, तब जो रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस होती है वो एक्सरेज होती है, ठीक है। अब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं टारगेट मटेरियल पे, उनकी अप्रॉक्सीमेटली 99.8% जो एनर्जी है वो हीट में चेंज हो जाती है, और लेस देन 0.2% जो एनर्जी है वही एनर्जी उनको जो है वो कन्वर्ट होती है एक्सरे फोटोन की एनर्जी में, ठीक है। अब जब ये एक्सरे फोटॉन्स पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेशेंट्स पर गिरते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये फोटॉन्स अ नंबर ऑफ इंटरेक्शंस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट
द वर्कर्स एंड द पेशेंट्स, मतलब हम लोगों को जो पेशेंट और जो वर्कर दोनों ही जो इस रेडिएशन में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे इंट्रैक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए और उनके पीछे की जो फिज़िक्स है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम पेशेंट्स और वर्कर दोनों को इन हार्मफुल एक्सरे के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा सकें। ठीक है, अब अलग अलग इंट्रैक्शंस पॉसिबल हैं। ये जो अलग अलग इंट्रैक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे एक तो फोटोन की एनर्जी पे, जो एक्सरे फोटोन एमिट आउट हो रहा है उसकी एनर्जी पे, और जो हमारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे कैसे? कि वो कितने एनर्जी का जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो इंट्रैक्शंस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन जो होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो एक्सरेज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो रेडिएशन प्रोटेक्शन अगर हमें करना है पेशेंट्स और वर्कर्स का, तो हमें एक्सरे के जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं मटेरियल के साथ में उन सब का एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरे की हिस्ट्री। एक्सरेज इन्वेंट कैसे हुई थी? ठीक है, तो एक्सरे जो है वो इन्वेंट हुई थी 8 नवंबर 1895। किसने इन्वेंट की थी? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सर W.C. रॉन्गटन। ठीक है, तो किस तरीके से ये इन्वेंट हुई थी उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं, एक स्टोरी की तरह से हम इसको सुनेंगे कि ये जो सर W.C. रॉन्गटन थे वो एक्चुअली एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में काम करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ वेरिएशंस किए। ठीक है, तो उस वेरिएशंस की वजह से उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक मटेरियल है विच इज़ बेरियम पैलेटिनो साइनाइड स्क्रीन, बेरियम पैलेटिनो साइनाइड स्क्रीन, और उन्होंने देखा कि वो जो स्क्रीन है वो शाइन कर रही है। ठीक है, कुछ फ्लोरोसेंस है उस स्क्रीन पे। तो उन्हें लगा इनिशियली कि ये जो उनका सेटअप है उसमें किसी ना किसी तरह की लीकेज है। तो उन्होंने क्या किया, उस एंटायर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कवर अप कर दिया कि जो लीकेज है वो ना हो। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कवर अप करने के बाद भी वहाँ पे जो फ्लोरेसेंस है, जो शाइन है, वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो इनिशियली उन्होंने इस बारे में अपनी यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि एक प्रोफेसर ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लीकेज होने लगी है। ठीक है, तो और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था। वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें जो वो ये इफ़ेक्ट देख रहे थे कि शाइन हो रहा है वो मटेरियल या लाइट एमिट हो रही है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगे कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ये क्यों हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो रेज़ एमिट आउट हो रही है उनके बीच में एक बुक रखी। तो उन्होंने देखा कि जो रेज़ हैं वो बुक से बिल्कुल पास आउट हो रही है, बुक उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, उनको रोक नहीं रहा। ठीक है, फिर उन्होंने पेपर रखा, वो पेपर से भी पास आउट हो रही है। फिर उन्होंने अपना हैंड रखा, वो हैंड से भी पास आउट हो रही है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो रेज़ है, ये जो भी है, ये जो रेज़ हैं वो कुछ ऐसी रेज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर एक मटेरियल से बिल्कुल पास आउट हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल उसको रोक नहीं रहा है। और उनको इन रेज़ के बारे में उस टाइम में कुछ आइडिया नहीं था, ना उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में आइडिया था, ना उनके किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया था। बस उनको ये पता चला कि ये कोई रेज़ हैं जो कि हर मटेरियल के साथ ऑलमोस्ट पास आउट हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि उनको उन रेज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि लेट अस सपोज ये जो क्वांटिटी है वो x है, तो इसलिए तो तब उन्होंने क्या सपोज किया कि ये जो रेज़ हैं वो x रेज़ हैं, और उसी समय से ये जो x रेज़ हैं उनका नाम x रेज़ हो गया। ठीक है, तो ये जो x रेज़ है इसमें जो x है एक्चुअली उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि सर W.C. रॉन्गटन को इन रेज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनका नाम रखा x रेज़। ओके, तो ये थी पूरी हिस्ट्री, एक्सरेज किस तरीके से इन्वेंट हुई थी। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो
किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। तो बोर ने अपने मॉडल में एक्चुअली 3 स्टेटमेंट्स दिए थे। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ये पहला स्टेटमेंट था। और जो सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो उनको कौन देगा? जो कूलम फोर्स लग रहा है वो उनको सेंट्रिपिटल फोर्स लेगा। कूलम फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। सेकेंड उनका स्टेटमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जहाँ पे उनका जो मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h बार यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करेगा, चाहे वो हायर से लोअर करे या लोअर से हायर करे, तो एक रिस्पेक्टिव फोटोन एमिट होगा और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? उन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट नील्स बोर ने दिए थे अपने मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब हर एक जो एनर्जी शेल है, हर एक जो एनर्जी लेवल है, उसको उनके नाम जो है वो किस तरीके से दिए गए? K, L, M, N एंड सो ऑन, इस तरीके से उन ऑर्बिट्स को नाम दिए गए। और हर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन किया गया। फॉर एग्जांपल K शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो 1 था, L शेल के लिए 2 था, M के लिए 3 था एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है असाइन किए गए। अब इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको फिल कर सकते हैं, वो जो है वो किस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? 2n² से, ठीक है। जैसे K के लिए जो n है वो 1 है, तो 2n² फॉर्मूला से कितने इलेक्ट्रॉन्स उस K शेल में रह सकते हैं? 2 × 1 विच इज़ 2, ओके। सिमिलरली L शेल का जो n है वो 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम रह सकते हैं? 2 × 2 विच इज़ 4, 4 × 2 विच इज़ 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में रह सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी शेल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो सारा जो एटम का पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स रहेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, अलग अलग मटेरियल्स के लिए जो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर या फिर न्यूट्रॉन नंबर ये जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर होंगे। लेकिन अगर मटेरियल सेम है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये बात, ये जो है बेसिकली हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे पता चली है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रैमस्ट्रालिंग स्कैटरिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे एमिट होती हैं उसके बारे में, और एक्सरेज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक्सरेज से रिलेटेड जो बचे हुए डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।